नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बताएंगे पोर्टफोलियो में ओवर और अंडर डाइवर्सिफिकेशन के क्या है नुकसान, क्या है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का सही तरीका, इसी पर करने वाले हैं हम आज खास चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट। मोहित, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही एक और एक्सपर्ट हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं चेतन शेनॉय, हेड प्रोडक्ट आनंद राठी वेल्थ। चेतन, आपका भी स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जब भी पोर्टफोलियो फॉर्मेशन की बात आती है, एक बात ना सिर्फ हम अपने शोज के जरिए बल्कि जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या फिर बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मैं चेतन आपसे पहले समझूं तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया है ये पोर्टफोलियो के लिए? स्वाति जी, पहले तो आपके दर्शकों के लिए संक्रांति का मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धन्यवाद। डिवर्सिफिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि निवेश करते वक्त ये बहुत जरूरी है में कि सब अंडों को एक टोकरी में नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो राय है हमें बहुत छोटी उम्र से पता लगता है कि सब अंडों को एक टोकरी में लगाओगे तो अगर वो टोकरी गिर गई तो सब अंडे बर्बाद हो सकते हैं। तो वही लॉजिक के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट का भी, निवेश का भी ये लॉजिक है कि सब इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे लगाओगे तो रिस्क सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। इसलिए ये बोला जाता है, बेसिक लॉजिक ये है कि सब अंडों को एक टोकरी में मत लगाइए, अलग अलग टोकरियों में लगा दीजिए। ये पहली राय है। दूसरा कि अब टोकरियां कौन कौन सी हैं, तो पहला टोकरी का देखते जाओगे तो एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। और एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चार हमारे पास एसेट एलोकेशन एसेट क्लासेस अवेलेबल रहते हैं। एक तो हम सब जानते हैं, शेयर बाजार। दूसरा सोना। तीसरा रियल एस्टेट। और चौथा आता है डेट मार्केट। इसमें से दो जो है उनको ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10, 12, 15% बनने की गुंजाइश रखते हैं। वो है शेयर बाजार और रियल एस्टेट। और बाकी दो जो हैं वो थोड़े डिफेंसिव से एसेट क्लासेस होते हैं, वो है डेट और सोना। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से चेतन बताया कि अगर आप एक ही जगह सारा निवेश करेंगे तो बाजार की किसी भी साइकिल में या किसी भी मूव पर ये सारे जो एसेट क्लासेस है वो एक तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। आपने जो एक बेस तैयार किया इस डिस्कशन का, उसी को मैं आगे बढ़कर ले चलती हूँ। और मोहित, आपसे जानती हूँ कि क्या रहता है किसी भी एक एसेट क्लास का जो एक बिहेवियर होता है टुवर्ड्स डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। अब मानिए जैसे अभी इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, किसी ने ये सोचकर कि इक्विटी मार्केट में तो बहुत ही शानदार अभी दौर चल रहा है तो इक्विटी में ज्यादा पैसे लगाते हैं। डेट में कुछ खास पैसा नहीं बना था पिछले साल, तो लोगों ने धीरे धीरे डेट की तरफ अपना झुकाव कम किया। रियल एस्टेट अचानक से बढ़ना शुरू हुआ तो चलो प्रॉपर्टी में क्यों ना पैसे लगाते हैं। अभी शायद आर्थिक मंदी आए तो चलो गोल्ड खरीद लेते हैं या गोल्ड में पैसे लगाते हैं। तो ये जो टाइम बेस्ड या फिर मार्केट के अलग अलग मूवमेंट बेस्ड जो ये डिसीजंस फॉर्म करते हैं, वो किसी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इफेक्ट डालते हैं? डाइवर्सिफिकेशन की मूल अवधारणा है वो शुरू हुई थी करीब 1950 में। हैरी मार्कोविट्ज नामक एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बोला था कि एसेट एलोकेशन में अगर आप अलग अलग तरह के एसेट्स को शामिल करोगे अपने पोर्टफोलियो में जो कि आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है, उसका मतलब कि उनके रिटर्न्स जो है वो एक ही चाल से एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, अलग अलग तरीके से वो एसेट्स बिहेव करते हैं। जब आप ऐसे एसेट्स का शुमार करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो वो पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो पाएगा। उसके दो फायदे होंगे। एक, आप उस पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और आप उसके रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे गिवन रिटर्न पर। तो इसी चीज को अगर हम समझे तो जो इक्विटी जब अच्छा करता है मार्केट में, अमूमन देखा गया है कि डेट साइकिल उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं करती, और जो कि अभी आप देख भी रहे हैं कि अभी इक्विटीज जो है बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में, और डेट जो है वो काफी टाइम से स्टेबल है या फिर हल्का सा
क्या बोलेंगे, उसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स खास नहीं बन रहे हैं। उसी तरह कमोडिटीज, रियल एस्टेट, ये सारी साइकिल्स भी है, वो थोड़े लैग के साथ में चलती है। आप हमेशा देखेंगे कि इक्विटी सबसे पहले चढ़ना शुरू करता है और रियल एस्टेट थोड़ा लैग के बाद में शुरू करती है। हो सकता है कि उस लैग में 6 महीना, साल भर का भी अंतराल आ जाए। और कमोडिटीज जो है, गोल्ड, वो भी एक तरह से इक्विटी के साथ में नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है, पर उनकी, और नहीं भी हो तो उनकी चाल थोड़ी अलग चलती है। तो कहना ये है कि अगर आप इन सभी को अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग मात्रा में, और किस मात्रा में, वो मात्रा डिसाइड होगी आपके फाइनेंशियल गोल्स के तहत, आपकी आयु, आपके रिस्क लेने की क्षमता के तहत, और जिस तरह से आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बैठ के आपके पोर्टफोलियो का अवलोकन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए। तो अलग अलग मात्रा में जब आप ये सारे ही एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये अलग अलग तरह से प्रदर्शन करेंगे। और हर साइकिल में, हर मार्केट साइकिल में, हर इकोनॉमिक साइकिल में आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई एसेट जरूर होगा जो अच्छा रिटर्न दे रहा होगा और आपके पोर्टफोलियो को संभाल कर रखेगा। ये भी सही बात है कि किसी भी एक मार्केट साइकिल को आप पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना चाहते हैं, वोलेटिलिटी को कम करना चाहते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। और सारे एसेट शामिल करने से आपका पोर्टफोलियो हमेशा रिस्क एडजस्टेड सबसे अच्छे रिटर्न्स देने लगेगा। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो कई बार निवेशकों को लगता है कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का जो ये एक फीचर है उनके पोर्टफोलियो में, वो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन कई बार इस पूरे प्रोसेस में वो ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब जैसे डाइवर्सिफिकेशन की परतें बहुत हैं, चेतन। अब जैसे अभी हमने सिर्फ एसेट क्लास बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, पर विद इन एसेट क्लास में भी अगर इक्विटी को फिलहाल पहले लेकर चलें, उसमें भी इक्विटी में भी मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन या फिर फंड बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। तो सिर्फ एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका काम वहीं पर खत्म नहीं होता है। स्पेशली मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने 2023 में खासतौर पर देखा स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ। जो मिड कैप था वहां पर लोगों की रुचि काफी बढ़ी। लार्ज कैप में उतना पैसा नहीं आया, लेकिन लार्ज कैप का पैसा हो सकता है कि बाकी जो फंड्स थे, जो कैटेगरीज थे, उसके जरिए गया। जैसे फ्लेक्सी कैप लोगों ने चुना, अलग अलग तरीकों से अपनी उनकी कैटेगराइजेशन अलग रही। पर यहां पर जो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन है, ये अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? स्वाति जी, आपने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है। पहले तो मैं उस मुद्दे को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा डिवर्सिफिकेशन अगर करोगे तो उसकी विपदा हो सकती है। तो आपको अनुकूलदायक एक डिवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट है कि जरूरत से ज्यादा डिवर्सिफिकेशन मत कीजिएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डिवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क डिवर्सिफाई हो सकता है, बट उसके साथ साथ डिवर्सिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिटर्न इम्पैक्ट हो सकता है। आप बहुत ज्यादा स्प्रेड करने के वजह से आप ट्रैक नहीं कर पाओगे आपके इन्वेस्टमेंट को, और उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न और रिस्क दोनों पे आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। पहला लेसन जो आपने जरूर याद रखना चाहिए कि ओवर डिवर्सिफाई मत कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को। दूसरी चीज जो आपने बिल्कुल सही बोली कि एक होता है एसेट एलोकेशन पे डिवर्सिफिकेशन, बट दूसरी चीज होती है विद इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या आता है। एसेट एलोकेशन के बाद इक्विटी में आप देखने जाओगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिवर्सिफिकेशन। 100% आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रहे, 100% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रहे, ये बहुत ही गलत होगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 100% इक्विटी में या 100% गोल्ड में रहने का, जैसे आपको आपकी चाल गलत जा सकती है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। 100% लार्ज कैप या 100% मिड कैप या 100% स्मॉल कैप में डालना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो डिवर्सिफाई करना अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स जब आप डिवर्सिफाई कर रहे हो थोड़ी बहुत आप 10, 15, 20% तक का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल व्यू कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपका व्यू क्या है। लार्ज कैप अच्छा करेगा, मिड कैप अच्छा करेगा, स्मॉल कैप अच्छा करेगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी के आसपास हमने एक कॉल दिया था कि स्मॉल कैप अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वो टाइम पे स्मॉल कैप का एलोकेशन नॉर्मली जो 10% रखते थे
हम 30% तक गए, 20% हमने बढ़ा दिया। अब उसका प्ले आउट हो चुका है। अब वो लार्ज एक्सटेंट स्मॉल कैप ने अभी लगभग 40% का रिटर्न दिया है, जबकि लार्ज कैप ने अब तक लगभग 20% का रिटर्न दिया है। सो 20, 25, 30% का आउट परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप में। तो अभी एसेट एलोकेशन को थोड़ा, मार्केट कैप एलोकेशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी जरूरी है, बट ओवरऑल do not be concentrated in one market cap. Diversify your portfolio across multiple market caps is the recommendation here. बिल्कुल। हम क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फिर हमने ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात की कि हद से ज्यादा आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, कई बार अंडर डाइवर्सिफाई भी हम कर लेते हैं। मोहित, ये अंडर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो जाती है? क्या हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जी स्वाति, बिल्कुल। तो देखिए, काफी बार ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि काफी निवेशक जो हैं वो सारा पैसा एक्विटी में डालने में लग गए हैं, राइट? क्योंकि एक्विटी का साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है कि रिटर्न बहुत अच्छे बन रहे हैं। निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया है, जैसा चेतन ने भी कहा। स्मॉल कैप ने लास्ट ईयर कुछ 48-49% के आसपास रिटर्न दिया है, मिड कैप ने कुछ 45% के आसपास रिटर्न दिया है, राइट? तो जब इतने अच्छे, इतने शानदार रिटर्न दिखेंगे, तो अक्सर निवेशक जो है वो ये गलती कर बैठते हैं कि अपना जो पैसा है वो पूरा एक्विटी में लगा देते हैं, राइट? तो होता क्या है कि जैसे ही ये साइकिल पलटती है, और वो अक्सर पलटती है, इनफैक्ट हमेशा देखा गया है, हिस्टोरिकली आप कभी भी देखेंगे तो ये साइकिल घूमेगी ही घूमेगी। कभी ना कभी एक ऐसा दौर आएगा जब एक्विटी मंदी में जाएगा, मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, और उस टाइम बहुत मुश्किल होता है कि आप कोर्स करेक्ट करके एकदम से अपना पैसा निकाल के सही टाइम पर आप दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर पाएं या स्विच कर पाएं, राइट? तो वहां पर जो रिटेल निवेशक होते हैं, या जो नए निवेशक होते हैं, या फिर जो कि बहुत ज्यादा अंडर डाइवर्सिफाई करे हुए होते हैं अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज में ओवर कंसंट्रेशन किया हुआ होता है उन्होंने, तो वहां पर वो लोग फंस जाते हैं ऐसी मार्केट साइकिल में। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आपकी जो लिमिट्स हो वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए, पूरी तरह से तय होनी चाहिए कि एक्विटी में मेरा 50% रहेगा, फिक्स्ड इनकम यानी डेट में मेरा पोर्टफोलियो का 20% रहेगा, रियल एस्टेट में 10% रहेगा, कमोडिटीज में 10% रहेगा। जो भी आपकी लिमिट्स है वो पूरी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। आपको रेगुलरली उसे रीबैलेंस करना होगा, या अपने लिमिट्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो को चलाना होगा। वो रीबैलेंसिंग चाहे 6 महीने में हो सकती है, साल भर में हो सकती है। तो आपको चाहिए कि आप किसी भी साइकिल में ओवरड्रॉन ना हो जाए, कभी भी आप अंडर डाइवर्सिफिकेशन ना करें, यानी किसी एक एसेट में पूरी तरह से कंसंट्रेशन ना कर ले। इसे अगर आप नीचे भी लेके जाएंगे, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, काफी निवेशकों ने स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया है साइकिल के चलते हुए, तो वो भी गलत है। आपको चाहिए कि आप अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में पूरी तरह से निवेशित हो। काफी बार होता है कि काफी निवेशक मोमेंटम शैली में ही पूरी तरह से निवेश कर देते हैं, राइट? तो उन्हें चाहिए कि वो एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को भी डाइवर्सिफाई करें, थोड़े से वैल्यू स्टाइल के फंड लें, थोड़े क्वालिटी स्टाइल के फंड लें, थोड़े मोमेंटम स्टाइल के फंड लें। तो अलग अलग तरीके से आपके पोर्टफोलियो को आपको इस तरह से स्वरूप देना होगा कि उसमें हर तरह की शैली, हर तरह का मार्केट कैप, हर तरह का सेक्टर, और हर तरह के एसेट क्लासेस, ये सभी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए, तभी आप एक सही पोर्टफोलियो को चला पाएंगे। बिल्कुल। तो विद इन इक्विटी, अगर हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो देखें, जैसा चेतन और मोहित दोनों बता रहे हैं, मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन आपका कैसा है, फंड लेवल पर कैसा डाइवर्सिफिकेशन है, इनफैक्ट एएमसी लेवल पर डाइवर्सिफाई आपको करने की जरूरत है। आप एक पर्टिकुलर एएमसी के सारे फंड्स पे पैसे लगा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। स्टाइल की वैल्यू और जो ग्रोथ है उसके बेसिस पर भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की। हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ में प्रोडक्ट हेड चेतन शेनॉय, और साथ ही हमारे साथ हैं मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। चेतन, अब हमें एक बात आपसे समझना जरूरी है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की, एक एस्पेक्ट के पर कई बार हम शायद ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, और शायद इसका एक जिक्र भी किया गया था बीच में, वो है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, और क्या वाकई निवेशक को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल स्वाति जी, फंड मैनेजर पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब मैं फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं, तब मैं ये भी बताना जरूर चाहूंगा कि अपने आप को भी एक फंड मैनेजर मान के चलिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से भी स्टॉक खरीदते हो,
तो आप एक फंड मैनेजर बन जाते हो। ये बहुत जरूरी है कि आप दो अलग अलग हैट पहन के अपने आप के परफॉर्मेंस को भी देखिए, क्योंकि एक तो आप ओनर हो पैसे के, तो वो अलग हैट है, और दूसरा हैट है ये कि आप खुद स्टॉक पर पिकिंग कर रहे हो, तो आप एक स्टॉक पिकर भी बन गए। तो ऑब्जेक्टिवली और प्रैग्मेटिकली ये देखना कि आप ओनर ये एनालाइज करें कि एज अ फंड मैनेजर आप कैसे कर रहे हो। तो एक एक पहली चीज है। दूसरी कि डिवर्सिफाई कीजिए। एक फंड मैनेजर पे बिल्कुल रिलाई मत कीजिए, क्योंकि हर फंड मैनेजर का अपना टैलेंट होता है। अब थोड़ी देर पहले जैसे मोहित जी ने बताई, एक इजी क्लासिफिकेशन है कि आप वैल्यू और ग्रोथ फंड के बीच में देख लीजिए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टाइल्स चलते हैं। हमने अभी देखा है कि 2020 से लेके 2021 तक ग्रोथ स्टाइल चला, बट उसके बाद 2021 के बाद वैल्यू स्टाइल चलने लगा है। तो आपको एक ही स्टाइल में डटे रहने से आपको दूसरे स्टाइल का परफॉर्मेंस मिस हो सकता है। अब ब्लेंडेड फंड मैनेजर भी होते हैं जो मिक्स कर पाते हैं अपने स्टाइल को और चेंज कर पाते हैं, ग्रोथ से वैल्यू स्टाइल में जा पाते हैं, वैल्यू से वापस ग्रोथ स्टाइल में आ पाते हैं। फंड साइज, फंड मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हर एक की अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। ये नजर रखते हुए एटलीस्ट 7 से 8 फंड मैनेजर रखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो 7 से 8 फंड मैनेजर रखना जरूरी है। चेतन बता रहे हैं कि ऐसे फंड मैनेजर जिनके पास अलग अलग फंड्स हैं, उनका क्योंकि अपना अलग स्टाइल है, बहुत ही अनुभवी निवेशक हैं, ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं अपने निवेश में, तो फंड मैनेजर के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कौन कौन से फंड वो मैनेज कब से कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी हर जगह अवेलेबल होती है, हर म्यूचुअल फंड साइट पर अपने उनके अवेलेबल होती है। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना आप अपने निवेश के प्रति और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। यहाँ पर क्योंकि इक्विटी की बात हुई, डेट की थोड़ी बात करना जरूरी है। विद इन डेट मैं मोहित आपसे समझना चाहती हूँ, डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे समझे कि जो फिक्स इनकम में जब आप निवेश कर रहे हैं वहां पर भी आप बेस्ट ऑफ बेस्ट ले रहे हैं? स्वाति, हाँ, तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से एक बहुत ही ऊपर के लेवल से देखूं तो मैं दो तरीके से, एक आम निवेशक की राय में दो तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम में। वो ये, पहला तो जो सरकारी निवेश की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो जिसमें आपका पीएफ, पीपीएफ, इसमें मैं एक बार फिक्स डिपॉजिट को भी रख देता हूँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि, इस तरह की सारी फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस आ गए। और दूसरा आपका म्यूचुअल फंड, या फिर जो डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स को अलग नहीं ले रहा हूँ, उसे मैं म्यूचुअल फंड में ही शामिल कर रहा हूँ। तो ये दो परत हो गई। यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि सभी निवेशक दोनों ही कैटेगरीज में अच्छी तरह से निवेशित हो। जो सरकारी स्कीम्स होती हैं, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो आपको एक बहुत ही फिक्स्ड इंटरेस्ट देती हैं। वहां पर आपके पास में क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, तो ये काफी सेफ होती हैं और एक अच्छा माध्यम है रेगुलर डिसिप्लिन सेविंग्स करने का फिक्स्ड इनकम में। जो दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए से आप कर सकते हैं, वहां पर भी स्वाति, अगर आप देखें उसे खोलकर, तो इसमें भी तीन परत से आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला अक्रूवल के बेसिस पे, दूसरा ड्यूरेशन के बेसिस पे और तीसरा क्रेडिट के बेसिस पे। तो यहाँ पर अक्रूवल के बेसिस का मतलब ये होता है कि जो पोर्टफोलियो की यील्ड है उसके हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करिए। यानी जो शॉर्ट टर्म फंड है उसमें थोड़ी सी यील्ड हमेशा कम रहती है और जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसमें थोड़ी ज्यादा रहती है, या फिर आप पोर्टफोलियो का वाईटीएम देख के आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप ड्यूरेशन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर आप लंबी अवधि के गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फंड्स, उस तरह के फंड्स ले सकते हैं, या फिर आप एकदम छोटी अवधि के लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, लो ड्यूरेशन फंड्स, वैसे फंड ले सकते हैं। और तीसरा, क्रेडिट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप क्रेडिट रिस्क फंड ले सकते हैं, या फिर आप एकदम सेफ ट्रिपल ए सिक्योरिटीज वाले मनी मार्केट फंड्स या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू जो कि हाई क्वालिटी फंड्स होते हैं, वो ले सकते हैं। तो किसी भी अच्छे फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में इन सभी का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, थोड़ी सी पीएफ, पीपीएफ हो, और अच्छे डेट फंड्स में आपके पास में एक अच्छा लंबी अवधि का यानी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एक अच्छा क्रेडिट फंड और एक दो जी। अच्छे शॉर्ट टर्म फंड्स जरूर होने चाहिए। तो पूरी तरह से आपका जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है वो एक सुचारू रूप से चलता रहता है हर मार्केट साइकिल में। बिल्कुल। तो डाइवर्सिफिकेशन का तरीका क्या है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या फिर अंडर डाइवर्सिफिकेशन को कैसे पहचाने, आज के हमारे दो एक्सपर्ट से हमने जाना। चेतन और मोहित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही।